आज हम इस क्लास में बी तृतीय वर्ष के प्रथम प्रश्न पत्र विश्व के प्रादेशिक भूगोल के एक टॉपिक एशिया के धरातल के बारे में पढ़ेंगे। अब वैसे कुछ पॉइंट्स को हम लोग पिछली क्लासेस में ले चुके हैं, तो इस क्लास में जो दो टॉपिक बचे हैं, दो पॉइंट बचे हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। जिसमें पहला है दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार। इसको तो हम नक्शे में बहुत अच्छी तरीके से दिखा सकते हैं, हालांकि मैं आगे कभी नक्शा बनाकर आपको बताऊंगी। आप खुद देखिए कि यदि हम एशिया महाद्वीप का नक्शा बनाएं और उसके दक्षिण पश्चिम में हम अरब का पठार दिखा सकते हैं, दक्षिण भाग में दक्षिणी भारत का पठार दिखा सकते हैं जिसे दक्कन का पठार भी कहते हैं, और दक्षिणी पूर्वी भाग में हिंद चीन का पठार दिखा सकते हैं। अब ये जो तीनों पठार ही हैं प्रायद्वीप के रूप में है। आप जानते हैं प्रायद्वीप क्या होता है? प्रायद्वीप का मतलब होता है जो तीन ओर से पानी से घिरा हुआ हो। और ये सारे ही पठार जो हैं वो प्राचीन जो कठोर चट्टानें हैं, पुरानी जो कठोर चट्टानें हैं उनसे बने हुए हैं, और जो साथ में जिसको हम पहले गोंडवाना कहते थे उसका ये अंश है। अब इस पॉइंट के लिए हमने कुछ पॉइंट्स और आगे लिए हैं, जिसमें पहला है अरब का प्रायद्वीपीय पठार। तो ये जो अरब का प्रायद्वीपीय पठार है, यह पठार एशिया के दक्षिण पश्चिम भाग में, मैंने पहले भी बताया था, और देखा जाए तो एक पूरा जो अरब प्रायद्वीप है इसमें आता है, और जो कि पूर्व में फारस की खाड़ी से, दक्षिण में अरब सागर से और पश्चिम में लाल सागर द्वारा घिरा हुआ है। बहुत अच्छी तरीके से इसको हम याद भी कर सकते हैं और नक्शे के द्वारा तो बहुत ही अच्छी तरीके से कर सकते हैं। और वही बात है कि ये जो है, मैंने पहले भी बताया कि ये पूरा प्रायद्वीप पठार प्राचीन कठोर चट्टानों से बनी हुई गोंडवाना लैंड का अंश है। इस पठार की समुद्र से औसत ऊंचाई को जानना होगा हमें, वो 2000 मीटर है। और ये क्या है, पूरा का पूरा जो है शुष्क रेगिस्तान और रेतीला है, रेगिस्तान के रूप में है, पूरा का पूरा शुष्क रूप में और रेतीला है। अब दूसरा है भारत का प्रायद्वीपीय पठार। इसके बारे में वैसे हम लोग खुद भी बहुत कुछ जानते होंगे। तो ये जो भारत का प्रायद्वीप पठार है, ये दक्षिणी भारत के प्रायद्वीप पर स्थित है। इस पठार को दक्कन का पठार भी कहते हैं, और ये जो है वो भी पुरानी आग्नेय और रूपांतरित या कायांतरित चट्टानों से बना हुआ है, और प्राचीन वही गोंडवाना लैंड का ही अंश है। साथ में अब जैसे हम जानते हैं कि ये समुद्रिक जल के अतिक्रमण से अछूता है और भूगर्भिक हलचलों से बहुत कम प्रभावित हुआ है। इसका मतलब ये है कि मतलब यहाँ पर समुद्र का पानी नहीं आ पाया था कभी भी, और साथ में इसमें ज़मीन के नीचे जो हलचलें हैं या इसमें जो भी भूकंप, ज्वालामुखी वगैरह, इन सब का प्रभाव बहुत कम पड़ा है इसके ऊपर। इस पठार के पश्चिमी भाग में पश्चिमी घाट की पहाड़ियाँ हैं, पूरी तरह से एक दीवार के रूप में दिखाई देती हैं और इसकी पश्चिमी सीमा बनाती हैं, और जबकि इसका जो ढाल है वो पश्चिम से पूर्व की ओर है। इसकी औसत ऊंचाई 1400 मीटर है। पठार के उत्तरी भाग में बहुत सारी पर्वत श्रेणियाँ पूर्व पश्चिम दिशा में फैली हुई हैं। इसमें से देखो विंध्याचल, सतपुड़ा और कैमूर, राजमहल आदि की पहाड़ियाँ बहुत हैं, मतलब प्रसिद्ध हैं, प्रमुख हैं। पूर्वी भाग में पूर्वी घाट की पहाड़ियाँ मतलब तितर बितर रूप में, या जिसे कहते हैं एक तरह से विच्छिन्न रूप में, या जिसे कहते हैं जिगजैग रूप में पाई जाती है। जिगजैग की बजाय इसको कटाफटा कहना ज़्यादा सही रहेगा। इस पठार पर महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, नर्मदा, ताप्ती, ये नदियाँ अपनी सहायक नदियों के साथ बहती हैं, और भूमि का बहुत ज़्यादा इन्होंने कटाव किया है या अपर्दन किया है। बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली नदियों ने विस्तृत डेल्टा का निर्माण किया। मतलब ये कि जो नदियाँ जो है उसमें गिरती हैं बंगाल की खाड़ी में, उनसे डेल्टा बनते हैं। डेल्टा हम जानते हैं, जब नदी समुद्र में गिरती है तो मुहाने पर जो आकृति बनती है उसको डेल्टा कहते हैं। पठार का आंतरिक भाग बहुत अधिक ऊबड़ खाबड़ है, मतलब विषम धरातल वाला है। अब जो अंतिम पठार है वो है हिंद चीन का पठार। इसमें एक तो दक्षिणी पूर्वी एशिया का कंबोडिया, लाओस और वियतनाम देश आता है। इसका पुराना नाम हिंद चीन है। पुरानी कठोर चट्टानों द्वारा बना हुआ है, और इसमें शान, क्विचाऊ और
यन्नान के पठारी भाग भी आते हैं। इसकी औसत ऊंचाई 1200 मीटर है और ये जो पठार है वो नदियों द्वारा गहरे कटाव के कारण विरदित पठार मतलब कटा फटा पठार के रूप में पाया जाता है। अब है द्वीपमालाएं। ये लास्ट पॉइंट है इस धरातल का। देखते हैं हम कि एशिया महाद्वीप के पूर्व में और दक्षिण पूर्व में जो लैंड है, मुख्य भूमि है, उसके निकट या उसके पास में उत्तर से दक्षिण की ओर एक लाइन में पंक्ति के रूप में द्वीप और द्वीप समूह की श्रृंखला पाई जाती है। ये सारे जो द्वीप हैं एक चापाकार पंक्ति में, चापाकार आप जानते हो धनुषाकार या जैसे इस आकृति का होता है। इसका निर्माण टर्शरी कल्प की नवीन वलित पर्वत श्रेणी के साथ हुआ है। मतलब ये कि जो टर्शरी कल्प जानते हैं ना आप, युग जैसे कई युग हैं, त्रेता युग, द्वापर युग। हम लोग ज़्यादातर पूजा पाठ की जो युग है उन्हीं के नाम से पहचान सकते हैं। तो इस तरह से टर्शरी युग था, उसमें जो नई वलित पर्वत श्रेणियाँ बनी उन्हीं से उसी काल में इनका निर्माण हुआ है, उनके साथ साथ ही। अब जो भूगर्भ शास्त्री हैं वो इन द्वीपों के बारे में बताते हैं कि ये वलित पर्वत श्रेणियों के उच्चवर्ती भाग हैं, मतलब उनका ही एक अंश है देखा जाए तो, और बाद में ये महासागरीय जल में डूब गई। ये द्वीप अलग अलग होते हुए भी संरचनात्मक दृष्टि से संबंधित है, मतलब एक दूसरे से संरचना में समान है। इन द्वीपों के मध्य भाग में मोरदार पर्वत श्रेणियाँ विद्यमान हैं। साथ ही सारे जो द्वीप हैं उन पर मोरदार पर्वत के साथ ही भ्रंश और ज्वालामुखी पाए जाते हैं। अधिकांश जितने भी द्वीप समूह हैं उनकी जो चट्टानी संरचना बहुत ज़्यादा जटिल है और उनमें परिवर्तित शैल या चट्टानें पाई जाती हैं। एशिया के पूर्व में और दक्षिण पूर्व में द्वीपों की संख्या कई हज़ार है। इसमें से कुछ छोटे भी हैं जो आप देखेंगे कि यहाँ जो ये फिलीपींस द्वीप है उसमें ही लगभग 7000 द्वीप हैं, जिनमें 460 द्वीप 2 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले हैं। अब ये जो द्वीपीय श्रृंखला है वो उत्तर से दक्षिण की ओर ऐसे इनके मैं नाम आपको बताती हूँ: क्यूराइल, सखालिन, होक्काइडो, होंशु, क्यूशु, शिकोकू और ताइवान। और जो दक्षिण पूर्व एशिया के द्वीप में जो है वो है जावा, सुमात्रा, सेल्विज, मदुरा, बोर्नियो, न्यू गिनी, लुजोन, मिंडाओ, सामान और नेग्रोस, पलावल, कालीमंटन, एरियन आदि। जो उत्तरी हिंद महासागर का क्षेत्र है वहाँ सुमात्रा के उत्तर पश्चिम में अंडमान निकोबार द्वीप समूह जो वो भी एशियाई द्वीपमाला का ही एक अंग माना जाता है। अधिकांश जो द्वीप हैं उनके मध्यवर्ती भाग में ऊंची भूमि पाई जाती है और तटीय भाग में सक्रिय मैदानी मिट्टी पाई जाती है। तो आप थोड़ा सा मैंने आपको ये बताया है इसके एशिया के धरातल के बारे में। अगली क्लास में दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे।